नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर मांग करने वाला भी कंफ्यूज, विरोध करने वाला भी कंफ्यूज, जातिगत जनगणना। अब जातीय जनगणना की जो मांग कर रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि इससे क्या लाभ होगा। जो विरोध कर रहे थे उनको भी पता नहीं कि इसका क्या समाज पर दूरगामी असर होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने कार्यक्रम थर्ड डिग्री में, जिसमें हम बेलाग बात करते हैं, उसमें पूर्व डीजीपी हैं हमारे साथ करुणा सागर और सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर हैं श्रीकांत प्रत्युष। इनसे समझते हैं कि क्या दूरगामी असर होगा, क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा था, क्यों इसका समर्थन हो रहा था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं करुणा सागर जी से, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वे एक इंटेलेक्चुअल के रूप में हमें समझाएं, बताएं कि इसका हमारे समाज पर क्या असर होगा। देखिए दीपक जी, पहली बात कि ये जो प्रोग्राम थर्ड डिग्री है, तो हम 3 दशक से ज़्यादा पुलिस महकमे में रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, और हमने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया था, और आज आप थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहे हैं। खैर, मुद्दे पर आते हुए देखिए, मैं इतिहास का भी विद्यार्थी हूँ और समाजशास्त्र का भी विद्यार्थी हूँ और राजनीति में भी हूँ। तो हर एक विश्व में हर एक जो समाज होता है उसका एक यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है। समाज का जो ग्रोथ होता है, समाज का जो परिवर्तन होता है, वो हर एक समाज का यूनिक होता है। जो अमेरिका के समाज का है या इंग्लैंड के समाज का है वो भारत का नहीं है। ग्रीस, रोम, चाइना, सबका अलग अलग रहा है। तो हमारे समाज में जाति एक बहुत मुख्य जो ऑर्गेनाइजिंग, जो समाज को जो जिस धारा पे ऑर्गेनाइज किया गया वो जाति था। जैसे बाकी जगह इसमें क्लास सिस्टम है। जब कार्ल मार्क्स ने विश्व का एनालिसिस करना शुरू किया तो उसका था कि समाज बार्बरिज्म, स्लेवरी, बार्बरिज्म, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो एक ये प्रोसेस में समाज का परिवर्तन होगा। लेकिन जब वो भारत में आए तो उनको समझ में नहीं आया भारत के सिस्टम, क्योंकि भारत में जो क्लास है और जो कास्ट है वो दोनों बिल्कुल एक नहीं है, और हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है अलग रहा है। और ये हम मानते हैं कि समाज में जो विभिन्न जातियां हैं तो उनका जो विकास हुआ है इस दौर में वो एक नहीं है। कुछ जातियों का विकास ज़्यादा हुआ, कुछ जातियों के पास समाज का संसाधन ज़्यादा था, कुछ जातियों के पास समाज का संसाधन कम था। और इसीलिए आज, क्योंकि आज हम लोग 1947 में आज़ाद होने के बाद जब एक प्रगतिशील संविधान की, प्रगतिशील समाज की कल्पना की गई, जो महात्मा गांधी का कल्पना था, सरदार पटेल की कल्पना थी, जो पंडित नेहरू की कल्पना थी, तो उसमें यही था। और इसीलिए आरक्षण लाया गया। आरक्षण क्यों लाया गया? क्योंकि ये देखा गया कि एक लंबे समय से समाज का एक वर्ग जो है वो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, और समाज के संसाधनों पर जितना अधिकार उसका होना चाहिए संख्या के आधार पर उतना नहीं मिला है। इसीलिए आरक्षण लाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शन, कि एक पॉजिटिव, उसको एंटीबायोटिक्स की तरह इस्तेमाल करने वाली बात हुई। तो आज जब आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए हैं तो फिर एक बार ये मांग दोबारा उठ रही है, क्योंकि ये देखा गया कि 75 साल में जो आरक्षण की व्यवस्था के बावजूद जो समाज में जिस संख्या, ये जो जातीय जनगणना होगी इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा और इसका किसको फायदा मिलेगा और किसको नुकसान होगा? किसी को लोग डरे हुए भी हैं, बहुत सारा तबका हमारा डरा हुआ भी है कि नुकसान होगा। देखिए, इसमें ये नुकसान की बात नहीं है, ये है कि समाज को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो समाज हमेशा से प्रगति की ओर जाना चाहता है, और समाज प्रगतिशील तभी माना जाएगा जब समाज में हर तबका अपना अधिकार महसूस करेगा, और जो
खाइयां हैं जो जातियों के बीच में, जो आर्थिक या सामाजिक या शैक्षणिक जो खाई है, वो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाटा जा सके, तभी आप एक आधुनिक राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, एक आधुनिक समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो जातीय जो सेंसस की बात हो रही है, तो ये मांग लंबे समय से चल रही है, और खासकर पिछले 2-3 साल से हमारे नेता राहुल गांधी जी इसको बहुत ही मुखर होकर उठा रहे हैं, और समाज में इसका बहुत बड़ा समर्थन भी है। और आज उसी दबाव का कारण है कि जो मोदी सरकार पहले इसका मजाक उड़ाती थी, या इस पर हंसती थी, या ये कहती थी कि ये लोग समाज को जाति में बांटना चाहते हैं, आज वही बीजेपी की सरकार इसको अनाउंस करने पर मजबूर हो गई। हम इस पर समझते हैं कि हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष भी हैं, हम इनसे समझेंगे कि इसका हमारे बिहार के समाज पर, उसके परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असर होगा। देखिए, बिहार नहीं, पूरे देश के समाज पर इसका असर पड़ेगा। जब जातीय जनगणना हो रही है तो राजनीति पर भी असर पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक रूप से भी असर पड़ेगा। जनगणना, कास्ट सेंसस कराने का मकसद क्या है, उससे पता चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, उस जाति की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, और उसके लिए कैसे सरकारी योजनाएं बनाई जाए। कास्ट सेंसस करा देने से थोड़े किसी का विकास हो जाएगा। सेंसस आपने करा लिया, आंकड़ा आ गया, उसके आधार पर आपकी योजना बनानी पड़ेगी। योजना बनेगा तब फायदा होगा। योजना ही नहीं बनाई है, जैसे नीतीश सरकार ने कास्ट सर्वे कराया है, 94 लाख लोग बहुत गरीब हैं, जिनको 2 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन आज तक उस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। तो जब तक आप डेटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनके कल्याण के लिए योजना बनाने का, तब तक तो कोई फायदा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि इससे जो डेटा मिलेगा उसका किस तरह इस्तेमाल होगा, इससे असर पड़ेगा। इससे असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी जो जाति जनगणना की मांग कर रही थी, अब उसकी अगली मांग क्या होगी। अब तो जाति जनगणना का ऐलान कर दिया मोदी सरकार ने, अब होगा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की मांग करेगी। अब उसका अगला कदम यही होगा कि 65% जो पिछड़ी जाति या दलित, जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी आबादी 65% के आसपास है। आरक्षण का दायरा एक कैप है, फिक्स है 50% का, उसको बढ़ाने की मांग होगी कि अब भाई इसको अब बढ़ाइए। बिहार में भी ही हुआ। जातीय जनगणना के बाद नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार ने क्या फैसला लिया, दायरा बढ़ाने का, 10% बढ़ा दिया, केंद्र को भेजा, अदालत में मामला है, अदालत ने भी मानने से इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। बिल्कुल, तो कोर्ट में चल रहा है। तो इस बार भी ये मांग उठेगी कि आप उसका कैप बढ़ाइए। आप यहाँ हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, IPS अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हीं से पूछिए ना कि अगली मांग क्या होगी कांग्रेस की। जातीय जनगणना की मांग जो थी वो तो पूरी हो गई। तो अब जो श्रीकांत प्रत्युष इशारा दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि डेटा तो आ जाएगा, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि जो मोदी सरकार डेटा कलेक्ट करेगी उस डेटा का इस्तेमाल वंचित तबके तक लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा? देखिए, हमारी मांग ये तो इसके बाद होगी, इसके पहले जो हमारी मांग है, और आपने कल देखा होगा राहुल गांधी जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया कि पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, क्या ये इस बारे में गंभीर भी हैं, या इसका भी वही हाल होगा जो महिला आरक्षण बिल का हुआ कि कब लागू होगा वो किसी को मालूम नहीं है। इन्होंने इस साल के बजट में सेंसस के लिए 587 करोड़ का प्रावधान रखा है, और जबकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सेंसस करने में करीब 8,500 करोड़ का खर्च आएगा। तो इन्होंने बजट में प्रावधान नहीं किया है, टाइमलाइन नहीं दिया है, पहले तो ये नहीं बताया है कि ये कब पूरा कर लिया जाएगा, कब शुरू किया जाएगा, फिर इसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी। हम राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि अगर सरकार हमें चाहे तो हम डिज़ाइन करके देंगे, क्योंकि तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार ने सर्वे किया वो बहुत ही साइंटिफिक सर्वे था, और वो उस सर्वे की तरह डिज़ाइन करके, क्योंकि इस पर भी निर्भर करता है ना कि अब जैसे श्रीकांत जी ने क्या कहा, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, ये इलाज नहीं है, ये डायग्नोस्टिक टूल है, और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए,
इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, जो जैसे अभी श्रीकांत जी बता रहे थे कि उसके बाद जो सरकारी योजनाएं बनेंगी, या जैसे जो आरक्षण में कैप था, तो पहले आरक्षण में 50% कैप था, बिहार सरकार ने उसको 65% बढ़ाया, और उसके बाद मांग क्या थी कि इसको केंद्र की सरकार और बिहार की कैबिनेट ने इसको पास करके केंद्र सरकार को अनुशंसा भी किया कि इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए। अगर 9th शेड्यूल में डाल देते तो ये लिटिगेशन नहीं होता, और जो हाईकोर्ट ने इसको गलत करार दिया तो वो नहीं होता। तो ये देखना होगा कि इनकी मंशा क्या है। पहले तो ये कब शुरू करने जा रहे हैं, कब समाप्त करेंगे, कब लागू करेंगे, और इसके बाद जो इस डेटा से जो चीजें निकलेंगी उसका करेक्टिव मेजर करने की सरकार की क्या मनोस्थिति है। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं इसका हाल सच्चर कमेटी वाला ना हो जाए, क्योंकि उसमें उसके बाद भी बहुत उम्मीदें जगी थी, हुआ कुछ नहीं। वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हम लोग टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ रिपोर्ट बन जाए और रिपोर्ट के आगे कोई काम ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये तो देखना ही पड़ेगा ना, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि समाज में किसकी क्या संख्या है, और उसकी समाज के संसाधनों पर, समाज के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उस पर उसका उसी क्या भागीदारी, हाँ उसी परसेंटेज के हिसाब से उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और ये अगर नहीं करते हैं तो फिर कास्ट सेंसस को मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन जब तो क्या आपको भी लगता है कि इसका हाल भी सच्चर कमेटी की तरह हो सकता है? अब भाई कुछ भी हो सकता है। देखिए, सर्वे तो पहली बार हो नहीं रहा है। देश में आज़ादी मिलने के बाद पहली बार आप कह सकते हैं कि सर्व जातीय जनगणना होगी, लेकिन इसके पहले भी तो कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार ने कराया था ना 2011 में, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन वो रिपोर्ट आई नहीं, सार्वजनिक नहीं हुई। तो आंकड़ा तो पहले से भी सरकार के पास है कि किस जाति की कितनी आबादी है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि आंकड़ा नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन उसको सार्वजनिक ही नहीं किया गया, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो इस बार जो जातीय जनगणना होगी और जो आंकड़ा आएगा उसका कितना इस्तेमाल किया जाएगा कमज़ोर तबके के, गरीब तबके के इलाज के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, ये बड़ा सवाल है ना। और कांग्रेस पार्टी से भी सवाल लोग पूछेंगे कि भाई 5 दशक तक आपकी सरकार थी देश में, आज़ादी के बाद किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की थी। आपने कभी जाति जनगणना की बात नहीं की, और आप 2 साल से जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं, तो ये बात आसानी से पचेगी नहीं। और दूसरी बात ये जान लीजिए दीपक, कि जो अमली जामा पहनाता है, जो काम करता है, उसी को श्रेय मिलता है। अब मांग हम कर रहे थे और मोदी ने मान लिया तो श्रेय कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। मोदी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका फायदा उनको ही मिलेगा। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई बिहार में, उसका फायदा किसको मिला? तेजस्वी यादव को नहीं मिला, क्योंकि बिहार के लोग मानते थे कि ये नीतीश कुमार का फैसला था। नीतीश कुमार की पार्टी को लोकसभा चुनाव में देख लीजिए स्ट्राइक रेट, और बीजेपी का देख लीजिए, बीजेपी से ज़्यादा बढ़िया स्ट्राइक रेट है। 16 सीटों पर लड़े, 12 सीटें जीते। तो और 75 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी नंबर 1 पर रही। तो इस बार हो सकता है कि अपना पुराना परफॉर्मेंस नीतीश कुमार दोहरा दे विधानसभा चुनाव 2010 वाला। तो लाभ के लिए ही किया गया है, राजनीतिक है, और चुनाव के ठीक पहले किया गया है, और इसका लाभ अगले लोकसभा चुनाव तक मिल सकता है। भाई इतना जल्दी तो सेंसस होने वाला नहीं है, 2 साल लगेगा, ठीक है। इसके बाद उसी पर परिसीमन भी होगा, परिसीमन होगा तो जनसंख्या लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण होगा। और उपेंद्र कुशवाहा नई मांग कर ही रहे हैं, भाई डिलिमिटेशन। आप कह रहे हैं ना कि भाई दक्षिण के राज्यों में 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा क्षेत्र है, क्यों बिहार में 30 लाख की आबादी पर एक लोकसभा क्षेत्र? और कैसे एक लोकसभा सदस्य से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 30 लाख लोगों के हितों का ख्याल कर रखेगा? हम करुणा सागर जी से पूछना चाहते हैं कि ये कैसे लोगों को विश्वास दिलाइएगा कि भाई आप पहले से ही चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, फिर क्यों नहीं कराया आज तक? माने 5 दशक तक आपकी सरकार थी, और आज कह रहे हैं कि 2 साल से राहुल गांधी जातीय जनगणना कह रहे हैं, हो गया तो श्रेय लूट रहे हैं। नहीं, आपने जैसे खुद ही बताया कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें जातीय गणना की गई थी, लेकिन उसके बाद जब तक सरकार उसको पब्लिश करती, सरकार बदल गई और उसको पब्लिश नहीं किया गया। तो हमारी मंशा रही है, और कांग्रेस हमेशा से प्रगतिशील विचारधारा के साथ रही है। उस हथियार का आखिरी क्षण में इस्तेमाल किया जब आपकी विदाई होने वाली थी 2011 में, आपको याद आई जातीय जनगणना की। और आप सत्ता में कब से थे?
1947 के बाद से। तो ये तो सवाल पूछेंगे लोग ना कि इतना दिन क्यों कह रहे थे, क्यों सोए थे, और आपने जब कराया संसद उसके बाद मोदी सरकार क्यों सोए थे बताइए। नहीं, इसमें देखिए, समाज में विभिन्न समय पे विभिन्न तरह के डिसीजन होते हैं उस समय के मौजूदा स्थिति के हिसाब से। जैसे आरक्षण को पहले क्या था, 10 साल के लिए बनाया गया था और उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाया गया हर एक साल में। पहले सिर्फ उसमें SC और ST का था, फिर उसमें OBC को जोड़ा गया। तो आरक्षण का दायरा समाज में जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है और जो चीज़ें महसूस की जा रही हैं, जो कमी महसूस की जा रही हैं समाज में, उसको एड्रेस करने के लिए इन चीज़ों को किया जाता है। और जैसे श्रीकांत जी बोल रहे हैं कि क्रेडिट की बात है, हम कोई क्रेडिट की होड़ में नहीं है, हमारी मनसा क्रेडिट लेने की नहीं है। फोड़ा जा रहा है कांग्रेस के दफ्तर में, पटाखा अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है कि अरे राहुल ने झुका दिया मोदी को, अपनी मांग मनवा लिया, आप कह रहे क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो इसलिए, देखिए, वो इसलिए हो रहा है कि पिछले 2 साल से राहुल गांधी जी जब लगातार इस बात को उठा रहे थे, तो आप भी देख रहे थे कि बीजेपी के लोग या NDA के लोग किस तरह से उनका मजाक उड़ा रहे थे इसका, और किस तरह से इसको बोल रहे थे समाज में ये विभाजन करने की प्रवृत्ति है और समाज में जातियों को बांटना चाहते हैं, इस तरह की बात कर रहे थे। और आज बढ़ाने की मांग अब आपकी पार्टी करेगी, 50 से 65% करने की मांग। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 50% का जो आर्टिफिशियल कैप है इसको हम बढ़ाने की मांग करेंगे, और बिहार में उसी के आधार पर 65% किया गया। और वो अगर 9th शेड्यूल में चला जाता और वो मान्य हो जाता तो फिर 50% का जो कैप था तो अपने आप ही हट जाता। तो ये तो मांग होगी ही होगी। अगर ये मांग आप नहीं करेंगे तो फिर संख्या या स्थिति जानने की का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 75 साल 80 साल से आरक्षण का प्रावधान है ना। क्या आपने कहा कि अभी भी जो पिछड़े लोग हैं पिछड़े ही हैं, आर्थिक समानता नहीं आई है, चाहे जो भी कर लीजिए, तो आरक्षण का लाभ 75 साल में नहीं मिला। अब कितना साल आप रखना चाहते हैं? ज़्यादा एंटीबायोटिक खिलाइएगा तो उसका बुरा असर नहीं होगा बॉडी पर? नहीं, देखिए, ये जब तक समाज की ज़रूरत होगी तब तक इसको ये चलेगा ही, क्योंकि समाज के मांग के आधार पर राजनीतिक स्ट्रैटेजी बनती है या जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो बनती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी जो बनती है, वो समाज के वास्तविक स्तर के आधार पर होता है। तो ये भी देखा गया कि चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बचपन में जो अपने गांव में जो माहौल देखते थे और आज जो माहौल देखते हैं उसमें बहुत परिवर्तन आया है। और आज बहुत सारी जातियां जो पहले सरकारी नौकरियों वगैरह में बिल्कुल ही नहीं थी, आज वो बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी इसको और आगे तक ले जाने की ज़रूरत है। जब तक ये महसूस नहीं हो जाता है, समाज को ये महसूस नहीं हो जाता है कि समाज में एक हद तक बराबरी की स्थिति बन गई है सामाजिक रूप से। आरक्षण का कैप बढ़ेगा तो फिर स्वर्ण नाराज होंगे, और वही होगा जो बीपी सिंह के ज़माने में हुआ था। और इसका खमियाजा कौन? कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ेगा। स्वर्ण केवल बीजेपी से नाराज होंगे, क्या कांग्रेस से नाराज नहीं होंगे? क्या कांग्रेस ने मुंह छोड़ दिया है स्वर्ण समाज के वोटर का? नहीं, हमने आपको कहा ना कि ये वोट की राजनीति हम कर ही नहीं रहे हैं। आरक्षण तो वोट की राजनीति है, आप मानिए करुणा जी। वो आपका नजरिया है, हम तो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, और सामाजिक न्याय होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक आधुनिक समाज की कल्पना करते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि भारत दुनिया को संदेश देने वाला देश है, तो ये बात जब भी होती है तो ये होता है कि भारत में जातियों के बीच में काफ़ी विषमता है। तो इस विषमता को दूर किए बिना एक आधुनिक समाज हम लोग बन ही नहीं सकते हैं। और इसके लिए मेरिट को इग्नोर करके आप आधुनिक समाज के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं। ये इसमें मेरिट को इग्नोर करने वाली बात नहीं है। बात है कि जिसको मौका नहीं मिला, अगर आप उसको मौका ही नहीं देंगे, नहीं तो मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल है कि 100 में अगर 65 और 70% पद आरक्षित होंगे तो मेरिट कहाँ जाएगा? नहीं,
मेरिट तो आपको लगता है कि जो आरक्षित पद हैं उसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो मेरिट नहीं नहीं, जो उस सामान्य वर्ग के, जनरल वर्ग के लोग हैं, वे कहाँ जाएंगे प्रतिभावान छात्र? अगर सारे पद आरक्षित कर दिए जाएं 65, 70, 75%, तो जो मेरिट है जो कि सामान्य वर्ग से मान लीजिए आता है, उसके लिए तो पद ही नहीं बचेगा। देखिए, आपने क्या कहा, संख्या, और जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो अगर संख्या के आधार पर हिस्सेदारी होनी है तो जो सामान्य वर्ग जिसको आप कहते हैं उसके लिए कैप है। और दूसरी बात है कि उसी कैप को तोड़ने की बात हो रही है ना, 50% वाला कैप को हटाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए एक स्पेस है और उसमें भी जो 10% जो कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो एक जो क्रीमी लेयर है जिसके पास सब तरह का संसाधन है। देखिए, कंपटीशन क्या होता है, अनइक्वल कब होता है? जब एक बहुत अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा और एक गांव के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे को अगर एक ही परीक्षा में बैठना हो तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के स्तर में क्या अंतर होगा। तो हमें तो कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा समाज में जो विषमताएं हैं वो जितनी ज़्यादा कम हो, और ये गोल है। दो तरीका है सर, यहाँ एक मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल है कि दो तरीके हैं इसको खत्म करने के। जो आपने उदाहरण दिया कि एक गांव का बच्चा है जिसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और एक शहर का बच्चा है जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों को हम एक साथ नहीं बैठा सकते। तो ऐसा क्यों ना करें कि गांव में जो बच्चा है उसको मूलभूत सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं देने की सरकार व्यवस्था करे, बजाय इसके कि सारे पद आरक्षित कर दिए जाए। नहीं, देखिए, शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण है और पदों में भी आरक्षण है। उसका कारण यही है कि अभी जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है देश की, वो ऐसी नहीं है कि आप सारे गांव के स्कूलों को, जो बढ़िया पब्लिक स्कूल हैं, उसके स्तर पर ला सकते हैं। और ये एक सच्चाई है। और आप देख रहे हैं, बिहार में ही देख रहे हैं आप, जो स्कूल जो गांव में हैं या सरकारी स्कूल हैं उसमें समाज के सिर्फ उपेक्षित वर्ग के ही बच्चे जाते हैं, और समाज के जो भी मजबूत लोग हों, आर्थिक रूप से मजबूत हो, चाहे जिस जाति के भी हों, वो सारे के सारे उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो आर्थिक आधार पर ही क्यों नहीं आरक्षण की मांग कांग्रेस कर देती है कि भाई जो गरीब है, जिसके पास साधन संसाधन नहीं है, उसको आरक्षण मिले? ये भी कर सकती है सरकार। देखिए, इसके बारे में बहुत डिबेट पहले भी हुआ है, समाजशास्त्रियों ने डिबेट किया है और ये महसूस किया कि मैंने क्या कहा था कि भारत में जो जाति सिस्टम है वो जो यूरोपियन एक्सपीरियंस जो क्लास का है वो नहीं है। यहाँ जो जाति सिस्टम है वो एक यूनिक सिस्टम है और सिर्फ इंडिया का ही स्पेसिफिक सिस्टम है। तो इसलिए यहाँ पर वोट लेने के लिए जरूरी है ना जातियों को खुश करना? नहीं, वोट लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करना है, क्योंकि वोट तो बहुमत के आधार पर होता है, सरकारें तो बहुमत से बनती हैं। तो ऐसा ही जिसकी आबादी ज़्यादा है उसके हक में फैसला होना चाहिए। नहीं, ये आप देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, ये आपका व्यक्तिगत कमेंट हो सकता है गलत या सही, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो आज समाज के मुख्य धारा की मांग है, और समाज की मुख्य धारा की मांग है सामाजिक न्याय। आज मुद्दों की बात हो रही है, गरीबी की, बेरोजगारी की, पिछड़ों की, दलितों की, उपेक्षितों की। अगर इनकी बात आप नहीं करेंगे तो आप एक आधुनिक समाज आप कैसे अपने आप को, अब आप, हम लोगों का सबका सपना है ना कि भारत भी सुपर पावर बने। सुपर क्या कांग्रेस नहीं है ये अब ना? अब ओबीसी ईबीसी की बात करने वाली कांग्रेस है। हमारी जो विचारधारा की गंगोत्री है वो बड़ी पुरानी है, विरासत है, उसकी ऐतिहासिक विरासत है, और उसकी विरासत में महात्मा गांधी भी हैं, उसकी विरासत में पंडित नेहरू भी हैं, सरदार पटेल भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, इंदिरा गांधी जी भी हैं, राजीव गांधी जी। ये एक बहुत लंबी विरासत है। हम उन पार्टियों की तरह नहीं है जो आज हाल में जन्मे हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है और जो इतिहास के पुरुषों को
दूसरों से लेके उधार लेके अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एक अपना एक्सपीरियंस है, और हम ये मानते हैं कि जैसे जो डार्विन का जो प्रिंसिपल है कि हर स्पीसीज को सिचुएशन के हिसाब से इवॉल्व करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी होता है। तो समाज भी तभी प्रगतिशील माना जाएगा जब वो उस समय के चैलेंज के आधार पर अपने आप को परिवर्तित करे, अपने आप को उसके साथ एक समन्वय स्थापित करे। तो देखिए, डार्विन की बात हुई और यह बात हुई कि जो खुद को नहीं बदलता है वो खत्म हो जाता है, चाहे वो डायनासोर ही क्यों ना हो। तो कांग्रेस भी खुद को बदलने की कोशिश कर रही है, और सबसे अच्छी बात इस डिबेट की यह रही कि हमने दो बुद्धिजीवियों से जातीय जनगणना की एक एक बात समझी, क्योंकि जो डिमांड करने वाले लोग थे उन्होंने भी इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा नहीं था इसे कि इसके क्या परिणाम होंगे, और जो विरोध करने वाले थे उन्होंने भी जानने की उत्सुकता नहीं दिखाई थी। तो यह बेहतरीन और यह समझाने वाला, बताने वाला डिबेट रहा कि जातीय जनगणना किस चिड़िया का नाम है और इसका हमारे समाज पर क्या दूरगामी असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।